बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि छुट्टियों से पहले हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसका हमने लेक्चर और बुक रीडिंग कर ली थी और उसके जो सारे डिक्टेशन वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको PDF फाइल में मिल गए हैं। फिर भी अगर आपको उस चैप्टर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्कूल के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। क्या है? एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। तो इसका मतलब है कि हम ये दो टर्म्स को डीपली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शंस। एनवायरनमेंट को उर्दू में तो माहौल कहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे उसको पूरा देखना है कि साइंटिफिकली इसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दो चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में, एक होगा लिविंग और एक है नॉन लिविंग, यानी कि जानदार और बेजान चीज़ें। लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कहते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो बायोटिक यानी जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। ये कंपोनेंट्स होंगे तभी ये वाले सर्वाइव करेंगे। सो दीज टू कंपोनेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म द एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स के। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जिनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो सारे अगर आप बायोटिक देखें तो उसमें आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंजाई, ये सब के सब बायोटिक में आएंगे। लेकिन अगर हम इनको कैटेगराइज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे गेट देयर फूड, ये जो इनकी डिवीजन हुई है बायोटिक कंपोनेंट्स की, ये इस बेसिस पे हुई है कि किस तरह ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। इनकी खुराक हासिल करने का जो तरीका है उसकी बुनियाद पर इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज़ प्रोड्यूसर, नंबर 2 इज़ कंज्यूमर एंड नंबर 3 इज़ डिकम्पोज़र। क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र। Producers produce their own food. Producers produce their own food. अपनी खुराक खुद बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, जबकि कंज्यूमर्स दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या डिफरेंस आ गया इन दोनों में? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये डिवीजन है कि किस बेस पे डिवीजन है कि ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स अपनी फूड खुद बना लेते हैं, कंज्यूमर्स अपनी फूड नहीं बना सकते, और डिकम्पोजर्स जो हैं वो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ईट डेड, बट डेड व्हाट? डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसमें आपके पास चाहे ह्यूमन बॉडी हो, किसी एनिमल की बॉडी हो, कोई डेड प्लांट हो, उन सब को जो है उन सब को डिकम्पोजर जो है वो खा लेते हैं फॉर देयर फूड। तो ये 3 जो है वो आपके पास कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इनमें जो कि अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं? इसमें प्रोड्यूसर्स में आप देखेंगे प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स एंड एल्गी भी प्लांट की तरह के होते हैं, लेकिन एल्गी ज़्यादातर मेरीन वाटर में होते हैं, यानी समुद्रों में पाए जाते हैं। और प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं और उसके अलावा लैंड एनवायरनमेंट में भी होते हैं।
तो प्लांट्स और एल्गी ये दो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स और एल्गी क्या है? प्रोड्यूसर्स। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस हमने शुरू किया है, जिसमें हम एनवायरनमेंट अगर सिर्फ देखें तो एनवायरनमेंट बनती है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से। उसमें अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स देखें तो उसकी डिवीजन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे गेट देयर फूड। इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, उसमें आते हैं प्लांट्स एंड एल्गी। अब इसका क्या मतलब है? दे प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। लाइक हम भी तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हम प्रोड्यूसर्स में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम फूड प्रिपेयर करके उसे हमें खाना भी पड़ता है, जबकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर ही फूड बन जाती है और उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने प्लांट्स देखे, प्लांट्स को कोई फूड प्रोवाइड करता है? नहीं करता ना। प्लांट्स जो है वो बस ये है कि उन्हें सनलाइट मिलती रहे, उन्हें पानी मिलता रहे, तो उनके अंदर फूड बनती रहती है और उन्हें मज़ीद खुराक की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आर दी कंज्यूमर्स, जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इसमें आपके पास कंज्यूमर्स की मज़ीद 3 इकसाम हैं। कितनी हैं? 3। दीज आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। Herbivores eat plants, carnivores eat animals and omnivores eat both. Both means both plants and animals. तो वो जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, नबातात खोर। जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, यानी कि गोश्त खोर। और जो इन दोनों को खा लेते हैं वो क्या होते हैं? ओमनिवोर्स। Now if you look at the examples of herbivores from your book, these are horses, goats, squirrels and butterflies. घोड़े आपको पता है सिर्फ घास फूस खाते हैं, बकरियां भी ऐसी हैं, स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज भी। बटरफ्लाइज तितलियां और स्क्विरल गिलहरी को कहते हैं। आपकी बुक साथ खुली होनी चाहिए, पेज नंबर 35 है। ओके, पेज नंबर 35 है, आपकी बुक साथ खुली होनी चाहिए, लेड पेंसिल आपके हाथों में होनी चाहिए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी मीनिंग या उनकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आप साथ साथ लिख लें। तो स्क्विरल किसे कहते हैं? गुलहरी को। बाकी तमाम एनिमल्स का आपको पता होगा, स्क्विरल का मतलब लिख लें। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, जिसमें हम देखेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ओके, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं इनके आपको पता ही है, और ये सब के सब जो है वो गोश्त खोर हैं, ये सब्ज़ी नहीं खाते। यानी कोई जो टाइगर है वो कोई किसी किस्म का पौधा नहीं खा रहा होता। आपने मूवीज़ में देखा होगा, टाइगर अगर किसी फॉरेस्ट में दिखाते हैं तो टाइगर सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाता है, इंसानों को भी शिकार कर लेता है, लेकिन किसी पौधे को नहीं खाता। तो वो क्या है? गोश्त खोर है। इसलिए ओमनिवोर्स की अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल देखें ना, बेस्ट, तो वो ह्यूमंस आते हैं, जो आपके लिए समझना सबसे आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद ह्यूमंस हैं, ठीक है ना। तो ओमनिवोर्स दोनों चीज़ें खा लेते हैं। अब आप सब्जियां भी खाते हैं, आप चिकन भी खाते हैं, आप गोश्त भी खाते हैं, यानी मटन एंड बीफ, तो आप दोनों चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है ना। गोश्त भी खा रहे हैं और सब्जियां भी खा रहे हैं, तो आप क्या हो गए? ओमनिवोर्स। यू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो यू आर अ ओमनिवोर। और जो एग्जांपल्स हैं ओमनिवोर्स की, उसमें आते हैं चिकन्स, क्रोज एंड बियर्स। चिकन्स यानी मुर्गियाँ, क्रॉज कौवे, और बियर्स यानी भालू, यस भालू, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसमें, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर में। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इन द बायोटिक कंपोनेंट इज डिकम्पोजर। अब ये आप देख लें कि बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, तो डिकम्पोजर्स भी लिविंग ही होते हैं। बस ये है कि वो अपने ज़िंदा रहने के लिए डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ओके, कोई भी डेड बॉडी आप देखिए, कोई घर में कहीं पे कोई चूहा भी मर जाता है तो कुछ ही टाइम बाद आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हड्डी रह जाती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह
पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। अपनी डेथ के बाद वो पूरा का पूरा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कौन उन्हें ख़त्म करता है, कैसे एक डेड बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है? इट हैपन्स बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि कोई भी डेड बॉडी देखेंगे तो खाना शुरू कर देंगे और इससे क्या होगा कि इनको फूड मिल जाएगी और वो डेड बॉडी जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बल्कि डिकम्पोजर्स बहुत फ़ायदेमंद है। एक फ़ायदा क्या है कि ये सारा जो डेब्रिस है, ये डेड मटेरियल है, डेड की तो किसी को ज़रूरत नहीं है ना, तो वो डेब्रिस जो है उसको ये खा लेते हैं, इन्वायरमेंट क्लीन हो जाती है। उसके अलावा ये सारी जो डेड बॉडीज़ हैं, ये जब ब्रेक होती हैं तो इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। लाइक अगर आप ख़ुद को देख लें, एक आप ह्यूमन बॉडी को देख लें, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, अब उस ह्यूमन डेड बॉडी है तो ह्यूमन ने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ खाया है, प्लांट्स, एनिमल्स, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जब इस बॉडी को ईट अप किया जाएगा तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इसमें आपके पास नाइट्रोजन भी हो सकती है, कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। इन न्यूट्रिएंट्स की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। ओके, ये इनका एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तो देखें ना, ये दूसरे एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं अपनी खुराक के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं। इससे ये डेब्रिस भी क्लीन होता है और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में या सॉइल में दोबारा चले जाते हैं एंड अगेन दे प्ले रोल इन द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। ओके, गॉट इट? समझ आ गई आपको? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, और बायोटिक कंपोनेंट्स की हमने डिवीजन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे गेट देयर फूड। कितनी कैटेगरीज हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब इन्हसार करना। इसका बेसिकली हम इसमें सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स। दो चीज़ें आपने देखनी है कि जानवरों को पौधों से क्या फ़ायदा होता है, पौधों को जानवरों से क्या फ़ायदा होता है। क्या देखना है? डिपेंडेंस मीन्स हाउ दे गेट हेल्प, एक दूसरे से किस तरह उनको मदद मिल रही है। पौधों को जानवरों से क्या मदद मिल रही है और जानवरों को पौधों से क्या मदद मिल रही है और पौधों को क्या मिल रही है। सबसे पहले है एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर प्रोटेक्शन। सॉरी, फूड यानी खुराक, शेल्टर पनाह मिले, पनाह या रहने की जगह, और प्रोटेक्शन जो है वो उनको हिफाजत। अब बहुत से एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आती है? हर्बीवोर्स की। सारे के सारे जो हर्बीवोर्स हैं उन्हें फूड कहाँ से मिल रही है? पौधों से मिल रही है, तो वो तो इसमें कवर हो जाएंगे। शेल्टर, शेल्टर के लिए आपको पता है कि ट्रीज़ पे जो है नेस्ट होते हैं, घोंसले परिंदों ने बनाए हुए हैं, तो उस तरह उन्हें क्या मिल रही है? उनको घर मिल रहा है, पनाह मिल रही है पौधों में। फॉर दिस कम टूवर्ड्स पेज नंबर 37। इसमें आपके पास कुछ बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक स्पैरोज, क्रोज, ईगल्स एंड काइट्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। स्पैरोज चिड़िया, क्रो कौवे, ईगल उकाब, और काइट्स जो है वो चील को कहते हैं। इनके जो है वो घोंसले होते हैं दरख्तों पर, तो इस तरह दरख्त उन्हें क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। अ फ्यू इंसेक्ट्स लाइक द आंट्स, ग्रास होपर्स, मूथ्स एंड बीटल्स लिव इन ट्रीज। आंट्स सारे के सारे हशरात होते हैं, ग्रास होपर्स भी ग्रीन कलर के इंसेक्ट होता है, मूथ्स एंड बीटल्स, मूथ्स जो है उनको इंग्लिश उर्दू में परवाना कहते हैं। ये अक्सर आपने देखा ही होगा, उड़ने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। और बीटल, बीटल किसे कहते हैं?
बीटल आपने अक्सर इस तरह का ना एक ऑरेंज सा होता है और उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं बना रही, इसके लेग्स वगैरह और एंटीना भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि बीटल कौन सा इंसेक्ट है, वो ऑरेंज से कलर का जिसके ऊपर ब्लैक डॉट्स होते हैं। ये भी बहुत कॉमन है, घरों में भी आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं ये भी दरख्तों के अंदर रहते हैं। अक्सर किसी दरख्त के अंदर एक सुराख होता है और उसके अंदर ये कीड़े मकोड़े जो है वो रह रहे होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटेक्शन, हिफाजत। इसमें जो है वो इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, एक ग्रास होपर की है और एक पैरट्स की है। ओके, लाइक आप सिर्फ पैरट्स अगर देखें, तोते ग्रीन कलर के होते हैं और पत्ते या पौधे वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। प्रोटेक्शन एंड पेट्स। ओके, तो ये फिगर 4.3 देखिएगा पेज नंबर 37 पे। अ पैरट इज़ नॉट इजीली सीन इन ग्रीन लीव्स। सब्ज पत्ते हैं और पैरट भी सब्ज रंग का है, ग्रीन कलर का है। तो क्या होगा कि इसको जो भी कोई इसका प्रीडेटर होगा, कोई इसको मारना चाहेगा, शिकार करना चाहेगा या पकड़ना चाहेगा, तो उसके लिए इसको ढूंढना मुश्किल होगा सेम कलर की वजह से। उसी तरह ग्रास होपर है, ग्रास होपर ग्रास में मूव करता है तो दोनों ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए उस ग्रास में ग्रास होपर जो है नज़र नहीं आता और इस तरह उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ हाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। हाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। पौधे जानवरों पर किस तरह इन्हसार करते हैं। दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉलिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉलिनेशन। अभी आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ी थी? फोटोसिंथेसिस। डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में पौधों को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये दोनों चीज़ें मिलके इनकी फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो अपनी खुराक खुद बनाने के लिए उन्हें दो मेजरली ये चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे उनकी फूड बनेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिल रही है? जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी, उनके अंदर जाती है ऑक्सीजन गैस और उनसे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ऑल द एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन गैस एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एनिमल्स जो अपनी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल कर रहे हैं, यही हवा में चली जाती है। यही गैस जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और इससे अपनी खुराक बनाते हैं। सो जिस तरह पौधे जानवरों की मदद कर रहे हैं, उसी तरह जानवर भी पौधों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? फ्लावर है, यू कैन ड्रॉ एनी वन। ये मैंने वैसे ही एक रफली ड्रॉ किया है। इसका जो ये सेंट्रल एरिया होता है, यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना है। ओके, ये होती है पॉलिनेशन। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये किस तरह इसमें ट्रांसफ़र होते हैं? इसके और भी तरीके होते हैं, हवा से भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन एनिमल्स भी इसमें मदद करते हैं। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जैसे आपका फिगर 4.4 है। फिगर 4.4
ऑन पेज नंबर 37 इसमें लिखा है द बर्ड हेल्प्स द प्लांट इन पॉलिनेशन। परिंदा कोई आ गया है, परिंदे होते हैं या इंसेक्ट्स भी होते हैं। अभी वो ये कलरफुल फ्लावर्स को देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके पास आते हैं और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ गिर जाएंगे उनके ऊपर। फिर वो बर्ड जो है वो जब दूसरे पौधे पर दूसरे फूल पर जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, फिर वहाँ पे न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं, न्यू फ्लावर्स ग्रो। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स न्यू फ्लावर्स ग्रो। तो इस ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स एक फूल से या एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाएं और उसमें एनिमल्स इनकी मदद करते हैं। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? डिपेंडेंस का मतलब है कि किस तरह जानवर और पौधे एक दूसरे की मदद करेंगे। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, whereas plants depend on animals for carbon dioxide and pollination. ओके बच्चों, ये हो गया। अब आपका टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये आपका जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इंटरेक्शंस पढ़ेंगे। वैसे ये जो डिपेंडेंस थी ये भी इंटरेक्शन में आता है, लेकिन अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट है, तो हम इसे इन्वायरमेंट में ही स्टडी करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स यही 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर। क्या है? लाइट से मुराद यहाँ सनलाइट है, सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत, हवा, मट्टी और पानी। दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि अर्थ है और मून है। क्या है? अर्थ है और मून है। आपको पता होना चाहिए कि मून की अपनी रोशनी नहीं होती, उसे कहाँ से सारी सनलाइट और सारी जो एनर्जी मिल रही होती है, लाइट एनर्जी मिलती है। इन दोनों को लाइट एनर्जी किससे मिलती है? सन से। लाइट एनर्जी किससे मिल रही है? सन से। लेकिन जिंदा चीज़ें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर है, मून पर नहीं है। ओके, बोथ अर्थ एंड मून गेटिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, बट देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ नॉट ऑन मून। वाई? क्यों नहीं है मून पे? क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो मून पर मौजूद नहीं है। दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन मून, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून। जबकि अर्थ पे जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक अर्थ पे लाइफ रहेगी। सबसे पहले आप देखेंगे लाइट। एज आई टोल्ड यू दैट लाइट इज़ अबाउट सनलाइट। हम यहाँ पे कौन सी लाइट का जिक्र कर रहे हैं? सनलाइट का जिक्र कर रहे हैं। सो अब सबसे पहले आप देखें तो फूड शुरू होती है प्लांट्स से। पौधे खुराक बनाएंगे तो ही आगे सब सरवाइव करेंगे। अब ये देखें कि जो कार्निवोर्स जानवरों को खाते हैं, तो ये जानवर जो है ये जानवर इनके सर्वाइवल के लिए भी पौधे ज़रूरी हैं। जब तक आप प्लांट्स को नहीं ग्रो करेंगे, प्लांट्स के बगैर जो है वो कोई भी आगे ऑर्गेनिज़म जो है वो उनकी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लांट्स की ग्रोथ है, जिन इन प्लांट्स की वजह से ही हमें सब्जियां, फल वगैरह मिलते हैं। तो इन प्लांट्स की इन प्लांट्स की जो फूड है वो किससे बनती है? सनलाइट से। मैंने अभी आपको बताया है, बल्कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूरी है इनके फूड के लिए, ठीक है। उसके अलावा इन्हें सनलाइट भी चाहिए होती है, और आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोफिल भी चाहिए, ये चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है। तो सनलाइट जो है वो फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। जिन जगहों पे, जिन रीजन्स पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सूरज की सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा होगा, सूरज ज़्यादा है, उसकी सनलाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप देखें, किसी अक्सर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि वो पौधों को रख देते हैं अंदर, कमरे में रख देते हैं बंद करके,
कि वहाँ पे उनको सनलाइट नहीं मिलती, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो पौधे मुरझा जाते हैं। चाहे आप उन्हें रोज़ पानी भी देते रहें, लेकिन जब तक उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, उनकी फूड नहीं बनेगी तो वो अल्टीमेटली दे विल डाई। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। अब आपको पता है कि अर्थ पे हर रीजन के डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री को देखें तो पाकिस्तान में किसी जगह पर बहुत गर्मी होती है, किसी जगह पर बहुत सर्दी होती है, किसी जगह पर स्नोफॉल होती है तो कहीं नहीं होती। तो टेम्परेचर वेरिएशंस पूरी अर्थ पर हैं। हम इसमें दो मेजर पार्ट्स पढ़ेंगे फॉर टेम्परेचर। वन इज़ डेजर्ट and the other is glaciers. Desert and glaciers. Desert होता है too hot and glaciers होते हैं too cold. ओके, डेजर्ट सहरा को कहते हैं, आपको पता ही है, और ग्लेशियर्स जो है वो जहाँ पे बर्फ़ के तोते होते हैं। तो ये वो इन्वायरमेंट है, ये दोनों एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स हैं, टू हॉट एंड टू कोल्ड। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर 0 सेल्सियस से 45 सेल्सियस तक होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली ज़्यादा सर्वाइव करते हैं बिटवीन 0 to 45 सेल्सियस। ठीक है, इतना ही होता है हमारे अपनी सिटी का, लाहौर का 0 to 45, 0 तक शायद नहीं जाता इतना, लेकिन फिर भी यहाँ पर सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, टेम्परेचर इसी रेंज में आता है। जबकि अगर आप देखें डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स को, तो डेजर्ट्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स कम होते हैं, और जो होते भी हैं तो वो इस तरह के होते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें डेजर्ट में होता है कैमल। Camel is called ship of desert, ship of the desert. Camel can live without water for many weeks. बहुत टाइम तक ये पानी के बगैर रह सकता है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये पानी के बगैर रह सकता है। क्योंकि ये ऐसे एरिया में रहता है जो कि बहुत हॉट है। उसी तरह यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी थिक लेयर होती है और उनके ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं, स्पाइंस। ये इस तरह, जैसे कैक्टस इज द प्लांट विच इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स। तो उनका भी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। उसी तरह जो ग्लेशियर्स में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बर्फ़ानी रीछ हो गया, बर्फ़ानी रीछ है, या जितने भी पेंगुइन्स होते हैं, ये सारे के सारे जो कि ग्लेशियर्स में रहते हैं, उनकी बॉडी इस तरह होती है जैसे उनकी एक थिक फर होती है, उनकी जो स्किन की लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, जो उनको सर्दी से बचा कर रखती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज़ एयर। एयर में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, और भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दूसरी गैसेस भी आ जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो गैसेस, जैसे रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और अभी आपने पढ़ा है कि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ये किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है? सांस लेने के लिए। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सांस लेने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी है? खुराक बनाने के लिए। खुराक बनाने के लिए किसकी? पौधों की। ओके, ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फूड ऑफ प्लांट्स। तो ये दोनों गैसेस हमें एयर से मिल रही हैं। उसके बाद है सॉयल। ये भी आपको पता है कि हर पौधे को हम किस में उगाते हैं? मट्टी के अंदर। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं,
उनके ज़रिए से तमाम वाटर और न्यूट्रिएंट्स, तमाम ग़िज़ाइयत और पानी जो है वो मट्टी में होता है। किस में होता है? मट्टी में। ये सारी चीज़ें किस में है? सॉइल में। और सॉइल में की ये चीज़ें प्लांट्स के रूट्स के ज़रिए प्लांट्स तक पहुंच जाती हैं। सो हैंस दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम सॉइल। यहाँ एयर भी उनको मिल रही है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं पौधों की खुराक के लिए। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ वाटर। वाटर किसी इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है हाउ मच रेनफॉल दे हैव। वाटर अवेलेबिलिटी इन एन इन्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। वाटर अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितनी बारिश वहाँ पर हो रही है। इसमें भी आपके पास दो कैटेगरीज आएंगी। एक हम पढ़ चुके हैं, डेजर्ट्स, और दूसरे होते हैं रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे होती है वेरी लिटल रेन, और यहाँ पे क्या होती है? फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स। फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स। Okay, water availability depends upon rainfall in that environment. For this we have categorized the environment into two components, deserts and rainforest. और भी बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली हमने हर जगह पर एक्सट्रीम्स को लिया है। जैसे टेम्परेचर में भी दो एक्सट्रीम्स लिए हैं, बहुत गर्म और बहुत सर्द, दरमियाने इलाके भी होते हैं। उसी तरह वाटर में भी हमने एक्सट्रीम्स को लिया है। एक एरिया है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, एक एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बीच के एरिया भी होते हैं जिसमें मीडियम रेन होती है, लेकिन अभी हम इन दो को पढ़ेंगे। डेजर्ट्स आप पढ़ चुके हैं, वेरी लिटिल रेन यहाँ पे है, और उसके बाद है रेन फॉरेस्ट जहाँ पे फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स होती हैं, तकरीबन पूरा साल बारिश होती रहती है। तो अब ये आप देखेंगे पेज नंबर 39 पे फिगर है 4.7, फिगर 4.7। Tropical rainforest cover 10% of the land, but more than 50% of the total kinds of plants and animals are found here. यानी ओवरऑल पूरी जो अर्थ है उसमें जो रेन फॉरेस्ट है वो 10% है। आउट ऑफ 100 10% ज़मीन का हिस्सा क्या है? रेन फॉरेस्ट है। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं वो 50% यानी हाफ परसेंटेज की जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, ऑन फिगर 4.7 आपकी ये टोटल अर्थ का सिर्फ 10% यानी 1 of 10 क्या है? रेन फॉरेस्ट। और लेकिन इन रेन फॉरेस्ट में पूरे अर्थ के प्लांट्स के 50% प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सारा साल बारिश होती रहती है। डेजर्ट्स में हमने पढ़ा है कि बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और जो हैं तो वो इस तरह के हैं जो कि कम पानी में सर्वाइव कर सकें। और रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सारा साल बारिश होती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा है एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसके अलावा आपने पढ़ा है कि किस तरह एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो दिस आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंटरेक्शंस हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।